गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम कुछ और टेक्निक्स की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हम विज्ञापन के बजट को बनाने में करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है आज की, इंक्रीज़ ओवर लास्ट ईयर्स बजट। जैसा कि नाम से क्लियर है कि लास्ट ईयर में हमने जो भी एडवर्टाइजिंग का बजट बनाया था उसमें हम कुछ और अमाउंट ऐड करके इस ईयर का बजट क्लियर करेंगे, बजट तैयार कर लेंगे। कुछ और अमाउंट हम क्यों बढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे कॉस्ट कुछ चीज़ों की बढ़ जाती हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए मीडिया का जब सिलेक्शन करेंगे तो मे बी पहले के कंपैरेटिवली रेट्स बढ़ गए हों, या फिर आप जब एजेंसी की हेल्प लेंगे तो उनके चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ और अमाउंट ऐड कर देंगे लास्ट ईयर के बजट में, तो हमारा इस ईयर का बजट तैयार हो जाएगा। अब बताने में बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं हमारे को, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बजट को बनाने के लिए हमने कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा है। हमने सिर्फ लास्ट ईयर को ध्यान में रखा है और ये नहीं देखा कि लास्ट ईयर में हो सकता है कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन आए हों जो इस साल आने की उम्मीद ना हो, या मे बी इस ईयर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो लास्ट ईयर में नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो जो हम चेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं वो कहीं हमारे लिए गलत साबित ना हो। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है, या फिर कंपटीशन में चेंज आता है, कुछ नए लोग एंटर करते हैं मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर बन के, तो ऑब्वियसली हमारी जो नीड्स है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पहले के कंपैरेटिवली बदलेगी। तो हमने उससे बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बजट बनाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉइंट है जिसमें हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, वो है रेपिटिशन ऑफ लास्ट ईयर्स मिस्टेक्स। अगर आप बिल्कुल और पूरी तरह से लास्ट ईयर के बजट को ही फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब तो आप लास्ट ईयर की मिस्टेक्स को भी फॉलो कर रहे हो, राइट। आपने लास्ट ईयर की मिस्टेक्स से कोई भी लेसन नहीं लिया है। तो जो गलतियाँ लास्ट ईयर के बजट बनाने में रही होंगी वही गलतियाँ आपने इस ईयर के बजट में भी ऐड कर ली, तो ये भी एक गलत बात है और एक हमें हमारी लिमिटेशन हो गई। एक और प्रॉब्लम भी है जो आ सकती है हमारे सामने, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। अब मान लीजिए लास्ट ईयर का बजट तो उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा ना जिन्होंने बजट या तो बनाया होगा, या ऑब्वियसली जो पुराने प्रोडक्ट होंगे, या जो हम पहले से अगर मार्केट में ऑलरेडी हम एस्टेब्लिश हैं तो ही तो हमने लास्ट ईयर में बजट रखा होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, इस साल हमने एंटर किया है, तो हमारे लिए हमारा बेस कोई लास्ट ईयर का बजट है ही नहीं, राइट। या हम अगर नई कंपनी है और मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो भी हम बजट पहली बार तैयार करेंगे, तो हमारा तो कोई बेस नहीं है, तो इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। इससे भी क्लियर आपको पता लग रहा है, रिटर्न मीन्स की प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा लगाते हैं। तो बजट या एडवर्टीज़मेंट के लिए जो आप पैसा लगाने जा रहे हैं या आप माइंड में लेकर चल रहे हैं, उस पर होने वाले रिटर्न को भी अगर हम ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रीज़न, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना पैसा लगाकर कितना रिटर्न लेने वाले हैं, राइट। क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग को यहाँ पर एक ऐसी एसेट मान रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिल सकता है, और इसे हम इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब क्योंकि लॉन्ग रन के लिए हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग रन के लिए सोच रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, उससे हमें होने वाला बेनिफिट क्या है, राइट। तो जैसे कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कैपिटल बजटिंग के बारे में अच्छे से परिचित होंगे। तो कैपिटल बजटिंग में कई सारी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, या आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम उसमें देखते हैं, चेक करते हैं। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजिंग पे किया जाने वाला है उस पर मिलने वाला रिटर्न क्या है। वो अगर नॉर्मल रेट से ज़्यादा है तो ही हमारा उस पर फ़ायदा है पैसा खर्च करने का, वरना नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, अब ये मेथड हमें थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है देखने से, बात करने से, राइट। हालांकि टेक्निकल है थोड़ा सा, इसको कैलकुलेट करना इन चीज़ों को थोड़ा हमारे लिए टफ़ ज़रूर होगा।
नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड। नाम से क्लियर है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, चाहे हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करें, चाहे हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करें, चाहे हम और किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब रिग्रेशन की जहाँ तक बात है, अगर ये हम रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन में ये हम देखते हैं कि एक चीज़ पर बहुत सारी दूसरी चीज़ों का क्या अफेक्ट है। मतलब अगर एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो एडवर्टीज़मेंट के बजट पर एडवर्टीज़मेंट को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं, राइट। हम जो भी बजट सेट करेंगे वो एक चीज़ को ध्यान में रख के नहीं कर सकते। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द अमाउंट टू बी इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग। सो हमें वो बहुत सारे तत्वों का फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। ये हम कैसे करेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन की मदद से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो प्रभाव क्या रहेगा। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी की लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी हम ये देख सकते हैं कि हम विज्ञापन पर यानी एडवर्टीज़मेंट पर जो भी खर्च करेंगे तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है, मतलब एक संभावना क्या है, क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में कन्विंस हो पाएगा। तो ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी मीन्स कि एक संभावना आप चेक कर रहे हैं, आप उम्मीद लगा कर चल रहे हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज है हमारे सामने की जो इसकी फेवर में जाएगा कि यस हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो उसका बेनिफिट इतना होगा या इतना हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी टेक्निक्स हैं, जैसे अब सिमुलेशन एक टेक्निक आपको अभी पीछे बताई गई है। तो उसमें क्या है, जितनी भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है और उसका बजट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको भी हम चेक करते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। सो आप देख सकते हो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकल भी है, अनबाइस्ड भी दिख रहा है और ये भी नहीं है कि हम कोई सब्जेक्टिव हो रहे हैं, हमारी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, राइट। और डेफिनेटली हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर आगे चल रहे हैं। बट डीमेरिट्स डेफिनेटली रहेंगी। देखने में भी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टेक्निकल है, तो एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी, राइट। इसके अलावा कॉस्टली है क्योंकि एक्सपर्ट्स लगाएंगे तो उनको भी चार्जेस देने होंगे, ओके। और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कई बार उतने एक्यूरेट तरीके से जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है डिमेरिट्स की वो हमारे सामने हैं इस मेथड की, राइट। ओके, नेक्स्ट मेथड इज़ मार्जिनल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल अप्रोच मेथड। मार्जिनल रेवेन्यू ये वर्ड आपके लिए एक सुना हुआ शब्द है। मैं एक टेबल पे लेके चल रही हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है। आप देख सकते हैं एक कॉलम में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है इन थाउजेंड्स, फिर मार्जिनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, एंड देन नेक्स्ट इज़ टोटल एडिशनल रेवेन्यू, नेक्स्ट वन इज़ मार्जिनल रेवेन्यू एंड द लास्ट वन इज़ अफेक्ट ऑन टोटल प्रॉफिट। मतलब क्या इस चीज़ का आप देखते हैं। हाँ जी, इस टेबल में आप देख सकते हो कि एक तरफ हम खर्च कर रहे हैं विज्ञापन पर। मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल लिया, हमने 50,000 खर्च किया और यहाँ पे तो कोई मार्जिनल कॉस्ट है नहीं, हमारा रिवेन्यू हुआ 40। 50 खर्च करके हमारा रिवेन्यू 40 मिला, तो अभी हम 10 माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं जब जितना खर्च किया उतना हमारा रिवेन्यू नहीं आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमने अपना खर्च 5,000 से बढ़ाया, 5,000 से बढ़ाया तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना बढ़ा, 5,000 हुआ ना। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, 55 माइनस 50, 5 हो गया। इस 5,000 एक्स्ट्रा खर्च करने से हमारा रेवेन्यू 40 से 44 हो गया, यानी 4 बढ़ गया, 4,000 बढ़ गया। 5,000 एक्स्ट्रा लगाने से 4,000 बढ़ा। अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में तो नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे ना। मार्जिनल रेवेन्यू आपका 4 है लेकिन टोटल में आप देखोगे -11। कैसे आया -11? 55 खर्च हुआ, 44 रेवेन्यू आया, तो -11 हो गया, यानी ये तो लॉस मेरा बढ़ गया। मतलब अगर मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो ज़रूर हुआ, लेकिन टोटल में जो है हमारा प्रॉफिट है वो और भी डाउन हो गया 1,000 से 9। ऐसे करते जाएंगे। मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ 70 पे।
बीच के मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ कि आप 1 बाय 1 5 बढ़ाते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कितना असर हो रहा है। 70 पे जब आए तो आप देखोगे हम 5 ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका रिवेन्यू 40 से 44, फिर 50, फिर 60, फिर 70, मतलब ये कितना बढ़ रहा है। अगर इधर 5 बढ़ रहा है तो इधर 4, नाउ 5 है तो ये 6। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये सेम रहेगा लेकिन ये बढ़ रहा है। यहाँ 10 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ मैंने हाईलाइट किया क्यों, देखिए पहले 4 पॉइंट्स पे माइनस में चल रहे हैं, ये पहला पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हम पॉजिटिव हुए हैं, हो गए ना। तो अब यहाँ से कहानी हमारी असली स्टार्ट होती है, इसलिए मिनिमम लेवल कहता है ये है, यानी कि आपको इतना खर्च करोगे, कम से कम 70,000 खर्च करोगे तो आपका जो है रिवेन्यू 75 जनरेट होगा, ठीक है, ओके। और आपका प्रॉफिट जो है वो 5 का हो गया। क्लियर हो गई, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब ये धीरे धीरे आप देखोगे 5 का 20 हुआ, 25 हुआ, फिर 25 पे आके हम क्यों यहाँ पे स्टैटिक हो गए, अगर चेक कर लेते हैं। फिर मैंने 75 किया, 75 से क्या हुआ, ये तो 5 ही हुआ। 5 कैसे हुआ पता लग रहा है ना आपको, 70 और 75 का अंतर है ये 5, मतलब मैंने 5,000 एक्स्ट्रा ऐड किए और मेरा रिवेन्यू 75 से 95 हो गया, यानी 20,000 बढ़ गया। और अब मैं डिफरेंस देखूँगी अपना, 5 रुपये लगाए लेकिन 20 रिवेन्यू हुआ मेरा। सॉरी मैं कहाँ जा रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ कहाँ पे हैं हम, 75 पे है ना, तो 5, 95 और 75 का अंतर देखो ना आप, वो हो गया हमारा 20, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात हमारी, ओके जी। अब हम आगे चलते हैं, 80 हो गया, चलो 85 पे चलते हैं। 85 में ऑप्टिमम क्यों है, क्लियर करें। 85 में आपका मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 5, रेवेन्यू आपका 110, टोटल रेवेन्यू 110, मार्जिनल रेवेन्यू 5 है। अब देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा, यही हमारा ऑप्टिमम लेवल होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम अपना एक्सपेंडिचर तब तक बढ़ाते रहें जब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगला ही पॉइंट पे आप देखोगे मामला फिर ख़राब होना शुरू हो गया। कैसे, 85 से जैसे मैंने फिर से बढ़ाया, मैंने सोचा कि अरे ये तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ़ायदे की चीज़ है, मैंने 5,000 और इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। ये 5 आपको दिख रहा है, यहाँ से 14 पे आ गए, ठीक है। अंतर इसका 4 है, वही देखो 5 रुपये लगाकर अगर 4 रुपये कमाने हैं तो फ़ायदा क्या हुआ, इसका मतलब मुझे यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। और आप देखोगे 25 का 24 हो गया, यानी कि अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और 8 के बाद कभी फिर ये माइनस में भी चला जाएगा। तो अब अगर आप इस टेबल को पूरा देखते हो तो आपको 2 पॉइंट क्लियरली नज़र आएंगे, एक मिनिमम लेवल और एक ऑप्टिमम लेवल। मिनिमम लेवल पे क्या हुआ कि हमारा पहली बार में पॉजिटिव आया प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आया, माइनस ख़त्म हुआ। और ऑप्टिमम लेवल में क्या आया, जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हुआ। 25 तो मुझे यहाँ पे भी फ़ायदा हुआ और 25 यहाँ पे भी फ़ायदा हुआ, लेकिन ऊपर वाले 25 में क्या हुआ, मेरी मार्जिनल कॉस्ट 5 है, मार्जिनल रेवेन्यू हालांकि मेरा 10 है देखा जाए, लेकिन क्या हुआ कि इसको मैंने क्यों कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो गया है, इसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो गया। यानी कि 25 तो दोनों में है, लेकिन मामला कहाँ से ख़राब स्टार्ट हुआ, अगले ही पॉइंट से। इसका मतलब मुझे यहीं पे आके एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना बंद कर देना चाहिए। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया अभी, ये कौन सा मेथड था, दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू मेथड। यानी कि अगर हमें ये चेक करना है कि हम एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्च करें, तो हमें ये देखना होगा कि उस लेवल तक जाकर खर्च करें जब तक हमारा मार्जिनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वलेंट नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे ही इक्वल से मामला ख़राब, एक नंबर नीचे जाएगा ना, इधर से आपके प्रॉफिट्स डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आप नीचे देख सकते हो, ये इसी टेबल को समझाने की कोशिश की गई है। अभी ये मेथड आपको कैसा लगा, सिंपल था, ईजी था और लॉजिकल तो था ही, ठीक है। और हमारे को बता दिया कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ बराबर हो वहाँ तक आप जाओ। पर डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स ये हैं
कि इसमें हम ये जो एडिशनल आप एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है ना, जो जैसे आपने 5,000 एक्स्ट्रा लगाए, तो उससे मार्जिनल रिवेन्यू में होने वाली इंक्रीमेंट का अनुमान, ये तो उसने हमें बता दिया ना कि इतना इतना। जैसे देखिए, वापस चले एक बार, ये तो मुझे पता है, मैं 50 लगा रही हूँ, मैं 55 लगा रही हूँ, तो 5 5 5 5 हो रहा है, इसका मुझे अनुमान थोड़ी रहा है। ये तो उसने टेबल दे दी, इसलिए मैंने फटाफट कैलकुलेशन करके बता दी। मुझे थोड़ी ना आइडिया है कि 40 होगा या 44 होगा या 50 होगा या 60 होगा, ये सीन वो कह रहा है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गई बात। ओके, हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम में ये भी कह रहा है कि कौन सी वाली एजम्पशन गलत है कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के करने से ही सेल या प्रॉफिट इंक्रीज होता है। देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल, राइट। सो हम कह सकते हैं कि भाई सिर्फ विज्ञापन पर रहकर आप तो पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। तो ये तो था हमारे सभी मेथड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और मेथड्स की, कुछ और मेथड्स की नहीं, ये मेथड्स तो हमारे ख़त्म हो गए। अब हम बात करेंगे जो बार बार एक बात हमारे सामने आ रही है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा बजट डिपेंड करता है। तो जैसे कि कह सकते हैं कि मार्केट का साइज़, मतलब साइज़ का मतलब अगर आप मार्केट नेशनल मार्केट ले रहे हो, इंटरनेशनल ले रहे हो, लोकल ले रहे हो, कैसी मार्केट ले रहे हो, जितनी बड़ी मार्केट उतना बड़ा खर्च, सिंपल सी बात है। एक अगर आपको लोकल जगह बेचनी है तो वहाँ आपको इतनी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने स्टेट में बेचनी है, आपको एक दूसरे स्टेट में जाना है और आपको अपना मार्केट का साइज़ बढ़ाना है, देन आपको एडवर्टाइजिंग पे बजट पे ज़्यादा खर्च करना होगा। फिर आ रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है? आप इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हो, आप ग्रोथ स्टेज पे हो, आप मैच्योरिटी पे हो, या आप डिक्लाइनिंग पे हो। तो जैसी स्टेज होगी हमारा खर्च उसी के अकॉर्डिंगली होगा। अगर इंट्रोडक्टरी में हो तो मुझे ज़्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि मैंने अभी अपनी जगह बनानी है, राइट, मैंने अपनी अभी पहचान बनानी है। ओके, उसके अलावा फिर बात आ रही है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी देखो 3 टाइप की हैं। एक स्ट्रेटेजी है हमारी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आप बाज़ार में आए हो, मार्केट में एंटर किया है आपके प्रोडक्ट ने, आपने अपनी रेपुटेशन अभी तो बिल्डअप करनी है। नेक्स्ट वन इज़ होल्डिंग स्ट्रेटेजी, आपने रेपुटेशन बना ली है, अभी जो कस्टमर आपके साथ जुड़ गया उसको जोड़े रखना है। एंड थर्ड वन कौन सी स्ट्रेटेजी है हमारी? हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में तो ये है कि भाई अब आपने बहुत मेहनत कर ली है, सब बहुत पैसा खर्च कर लिया है, अब आपको जो पैसा आपने लगा रखा है बस उससे ही आपको काम चलाना है। मतलब 3 अलग अलग टाइप के एक कंडीशन है। जब आप बिल्ड कर रहे हो तब आपने ज़्यादा खर्च करना है, जब आप होल्ड कर रहे हो तब आपका खर्च बराबर हो सकता है दूसरों के कंपैरेटिवली या लास्ट ईयर के बजट के साथ। और अगर आप अब थोड़ा कूल डाउन हो गए हो, देन आप खर्च को पहले से कम कर सकते हो। यानी एक स्टेज पर खर्च ज़्यादा, दूसरी स्टेज पर खर्च बराबर, और तीसरी स्टेज पर खर्च पहले से कम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट किस टाइप का है। अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है और बहुत डिफरेंट है, देन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को वैसे ही दिख जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना एडवर्टाइज़ कर दो कि आपका प्रोडक्ट जो है छा जाए। तो एक तरीके से ये भी होता है कि अगर तो स्पेशल क्वालिटी और कुछ डिफरेंट सी चीज़ है तो डेफिनेटली वो चीज़ तो आप फोकस करेंगे ना। अब आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन चेक करते हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं। किसी भी एडवर्टीज़मेंट में कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक पॉइंट पर बड़ा फोकस करते हैं
वो चीज़ जो दूसरों में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 स्कूटी का कंपैरिजन करें, अगर एक स्कूटी का माइलेज ज़्यादा है, दूसरी का कम है, तो वो बहुत क्लियरली आपको बताएंगे और उस चीज़ को बार बार एडवर्टाइज़ करेंगे। तो स्पेशल क्वालिटी है तो एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि उसका हमें बेनिफिट मिले। अगर स्पेशल नहीं है कुछ तो भाई आप कितना भी एडवर्टाइज़ कर लो, बेनिफिट नहीं होने वाला कुछ ख़ास, ये भी सीन है। नेक्स्ट इज़ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब समझते हैं तो इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ वेरी कॉस्टली इन कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, तो भाई ज़्यादा मूल्य पे क्यों बेच रहे हो आप, ऐसा क्या ख़ास है? देन आपको बताना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में क्या ख़ास है। तो ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट की ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है, जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं उसकी एडवर्टीज़मेंट कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन, विज्ञापन पर खर्च उतना ज़्यादा, और जितना कम कंपटीशन उतना ही खर्च कम। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर मतलब अगर कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे नॉर्मल डेली रूटीन की आप गुड्स इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक गुड्स हैं, तो विज्ञापन पर खर्च आप देखोगे। अब आप नॉर्मली अब अपना टीवी खोलिए, आप कोई भी इंटरनेट पे चेक कीजिए, आपको ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट की ऐड मिलेंगे जो रूटीन के हैं, जो डोमेस्टिक यूज़र्स के हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कारण उनके तो बायर्स बहुत कम होते हैं ना, उनको तो पर्सनली हमें कन्विंस करना पड़ता है। वहाँ पर जो सेल्समैन होते हैं ना, या जो डायरेक्ट सेलिंग है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ इतनी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग। अप्रोच क्या मतलब क्या है, अभी हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा मतलब विज्ञापन करवाने वालों का, राइट। तो अगर हमारा दृष्टिकोण ये है, हम क्या मानते हैं, हम मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, अगर हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, देन हम उसको थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं, वे कम खर्च कर सकते हैं, कम दिखा सकते हैं, अमाउंट कम शो कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो लॉन्ग रन में जाने वाली चीज़ है, या उसके बेनिफिट्स मुझे लंबे समय तक मिलेंगे, देन उस पर जो मैं खर्च होगा वो हमारा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो अमाउंट है वो बड़ा होगा। नेक्स्ट इज़ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। मार्केट में क्या स्टेटस है, बूम की सिचुएशन है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, तेज़ी है, मंदी है, क्या सीन है? तेज़ी की स्थिति में मार्केट में हलचल है, बहुत बायर्स हैं, राइट। तो एक तरीके से वहाँ पर आपको विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च करना है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सब लोगों कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अभी आ गई मंदी। मंदी का मतलब जब लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम है। डिमांड कम है तो आप कितनी कोशिश करोगे, जब पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो आपका भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसलिए लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर कम खर्च करते हैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सॉरी, एडवर्टीज़मेंट पे कम खर्च करेंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने पैसा आपके पास उतना, वही वाली बात है, जितना आपके पास रिसोर्सेज होंगे उतना आप बजट में उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। मार्केट पोटेंशियल मतलब आपके अंदर कितनी ताकत है, और आपको क्या लगता है कि इतना पैसा खर्च करके क्या आप उतना रिटर्न हासिल कर पाओगे। अगर ये चीज़ें दिमाग में हैं तो एडवर्टाइजिंग के बजट पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा अमाउंट रखेंगे, वरना हम कम रखेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ एड ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम देखते हैं कि हमें एडवर्टीज़मेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे मीडिया का सिलेक्शन करना, एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाना, मैसेज तैयार करना, उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। और इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जो कॉस्ट है, डेफिनेटली सबको ऐड करके ही तो बजट बनेगा ना। तो अभी अलग अलग एक्टिविटीज़ पर खर्च कैसे आ रहा है, किसी पर कम आ रहा है, किसी पर ज़्यादा आ रहा है, किसी पर ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल कम था, इस बार पहले से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक्टिविटीज़ कितने टाइप की हैं और उनके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, और आपका टारगेट क्या है। टारगेट है जैसा होगा, एक्टिविटीज़ भी उसी प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा होंगी, तो उसी के हिसाब से आपका बजट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे जो हमें बता रहे हैं क्या,
कि हमारा विज्ञापन का बजट कैसे बनता है और उस पर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी मेथड्स, फीचर्स और इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।